हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा सर क्लासेस। शर्मा सर की क्लासेस में हम लोग मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को लेके क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा हटके टॉपिक है। हाँ, बट इतना है कि ये सिलेबस के अंदर का ही है, ठीक है, मैथमेटिक्स का पार्ट ही है। तो आप लोग को ये जो टॉपिक है ये कहीं भी आप लोग को मिल जाएगा, सीबीएसई में मिल जाएगा, है ना, बीएससी में मिल जाएगा, एमएससी में मिल जाएगा। ये जो पार्ट है, ये जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन के साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल भी लेके बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। पोल्स एंड जीरोस ऑफ मोनोमॉर्फिक फंक्शन है। ये एक्चुअल में जो है ये एक थ्योरम है, ठीक है। बट ये जो थ्योरम है, थ्योरम तो आपको ये दिख रहा होगा, है ना, ये थ्योरम है, ये थ्योरम है। ओके, ये जितना दिख रहा है आपको ये पार्ट जो है थ्योरम का पार्ट है। बट हम लोग इस पे जो है नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ पोल्स, जो n-p है, उस पे बहुत सी रहस्य छुपी हुई है। मतलब रहस्य का मतलब ये है कि इस पे ना सारा डेफिनेशन है कि ना आप लोग पढ़ोगे ना तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, ठीक है। लेंगे और क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। बट जो हम लोग थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं, बोल रहे थे थ्योरम अभी उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, ये हाईली क्लासेस में अवेलेबल होते हैं ये थ्योरम, ठीक है। तो ये जो जीरोस एंड आपको दिख रहे होंगे, जीरोस एंड पोल्स, तो इस पे बेसिस क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई और सीजीबीएसई और बीएससी के सिलेबस में, ठीक है। आप लोग हाईली लेवल जब एमएससी वगैरह करेंगे तो उस मतलब उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इस थ्योरम करते हैं, इसका थ्योरम को थोड़ा स्टडी करते हैं। तो इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज काउंटर सी। क्लोज काउंटर का मतलब यही है कि आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, पिंड वगैरह ले सकते हैं या फिर डोमेन वगैरह ले सकते हैं, वही मतलब होता है, ठीक है। तो ये कोई क्लोज काउंटर है, काउंटर सी एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। तो यहीं पे क्या करेगा, इस डोमेन या फिर क्लोज काउंटर जो भी है डोमेन, तो इस पे क्या होगा, जो फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स है वो एंड हैज़ नंबर ऑफ जीरोस ऑन सी। तो इस क्लोज काउंटर मतलब इसका नाम सी रख दिए, तो इस पे हैज़ नंबर ऑफ जीरोस ऑन सी, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स एंड हैज़ नंबर ऑफ जीरोस ऑन सी, देन 1/2πi इंटीग्रेशन सी का मतलब क्लोज काउंटर, ठीक है। अगर डोमेन होता तो डी ले लेते, ठीक है। सब एक्चुअल में एक ही होता है ना, डोमेन भी ले लो हम लोग। तो एफ डैश जेड अपन एफ ऑफ जेड इक्वल टू n-p। तो लोग को क्लोज काउंटर का मतलब समझ में आ गया है कि डोमेन होता है, उस पर जो भी होता है ना, ओके। और आप लोग को ये भी समझ में आ रहा होगा 1/2πi, ठीक है। इंटीग्रेशन सी भी समझ में आ रहा होगा कि क्लोज काउंटर है, तो भाई हाँ, यहीं पे इंटीग्रेशन सी के बेस पे लिया गया है, क्लोज काउंटर के बेस पे लिया गया है, ठीक है। यहीं पे एफ डैश जेड अपन एफ ऑफ जेड भी समझ में आया होगा कि हाँ, यहीं पे एफ ऑफ जेड जो है क्या, एनालिटिक फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ जेड एक फंक्शन है, तो फंक्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू हम लोग को दिए रहेगा, तो हम लोग एफ डैश जेड, जो कि एफ डैश का मतलब एफ ऑफ जेड का डिफरेंशियल है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब यहीं पे मेन टॉपिक आता है कि n-p जो है वो एक्चुअल में क्या है। अब यहीं पे हम लोग लिख तो लिए हैं कि n इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड सी, जो ठीक है, इनसाइड सी मतलब क्लोज काउंटर में जीरोस है, अंदर है, ओके, अंदर है, बाहर कोई भी चीज़ नहीं रहेगा, ठीक है, इनसाइड कहा गया है। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड सी, p इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी, ठीक है। नंबर और पोल्स क्या है, अंदर है, क्लोज काउंटर के बोला गया है। तो ये नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरोस एक्चुअल में होता क्या, तो उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे, ठीक। तो अभी हम लोग पहले एक डेफिनेशन और भी दिया गया है, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है, तो पहले उस पर क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है मेरोमॉर्फिक फंक्शन कहा जाता है एक्चुअल में, ठीक है। इसको मैं मोरोमॉर्फिक फंक्शन कहा जाता, मतलब मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरोमॉर्फिक फंक्शन ही बोलना। तो मेरोमॉर्फिक फंक्शन जो होता है, ये फंक्शन एफ ऑफ जेड विच हैड पोल्स एस
its only singularity in the finite part of the plane in called a मोनोमॉर्फिक फंक्शन। तो यहीं पे सिंपल बोला गया है कि एक फंक्शन एफ ऑफ जेड होगा जिसपे पोल्स होंगे, ठीक है। क्लोज काउंटर के अंदर ही कोई एफ ऑफ जेड देगा, कोई फंक्शन देगा ना, तो उस पर क्या बोल रहा है, पोल्स होंगे। इट्स ओनली सिंगुलैरिटी, ठीक है। हम लोग आज उसी पे मतलब बात करने वाले हैं कि नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस में क्या है, नंबर ऑफ जीरोस का तो एक ही डेफिनेशन है, बट नंबर ऑफ पोल्स में सिंगुलैरिटी के बारे में हम लोग डीपली स्टडी करने वाले हैं। सो आगे देखते हैं, ठीक है। तो ओनली सिंगुलैरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन इन कॉल्ड मोनोमॉर्फिक फंक्शन। एक फाइनाइट पार्ट होगा किसमें, प्लेन में, ओनली सिंगुलैरिटी कहा गया है, ठीक है, जिसमें पोल होगा इनसाइड। तो मोनोमॉर्फिक फंक्शन हम लोग मतलब एकदम सिंपल सा भाषा मतलब लैंग्वेज में हम लोग ये बोल सकते हैं भाषा में कि एक फंक्शन एफ ऑफ जेड है, पोल्स हैज़ इट्स ओनली सिंगुलैरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन। जो पोल्स होगा ओनली सिंगुलैरिटी इन द फाइनाइट पार्ट, ठीक है। फाइनाइट पार्ट मतलब कि अंदर ऑफ द प्लेन इन कॉल्ड ए मोनोमॉर्फिक फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग पहले जो छोटा टॉपिक बोले थे मोनोमॉर्फिक फंक्शन, ये तो सिंपल सा है। अभी हम लोग जो मेन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस मतलब जो टॉपिक का नाम है उसको सुन के ही मतलब एकदम दिल से एकदम इंटरेस्ट जगाता है कि नंबर ऑफ जीरोस। एक्चुअल में मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ जीरोस होता क्या है, वो भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंतर्गत, ठीक है। ये फिलहाल जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंतर्गत है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंतर्गत है। तो इस पे कहा गया है कि नंबर ऑफ जीरोस जो होता है, लेट एफ ऑफ जेड वी एनालिटिक फंक्शन एट जेड इक्वल टू ए, ठीक है। अब जेड इक्वल टू ए है, जेड इक्वल टू ए, देन द फंक्शन इज जीरो सिंगुलैरिटी। मतलब सिंगुलैरिटी तो हर जगह आएगी, है ना, ठीक। तो एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ जेड जो कि क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। ऐड बोला है किस पॉइंट पे, जेड इक्वल टू ए पॉइंट पे क्या है, वो एनालिटिक फंक्शन है। जैसे कि हम लोग एनालिटिक फंक्शन का डेफिनेशन पिछली जो प्रीवियस वीडियो है उस पर हम लोग कर लिए थे। तो ओनली ए पर है तो वो ए पर क्या होगा, एफ ऑफ जेड डिफरेंशिएबल होगा, तभी तो एनालिटिक है, ठीक। डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस होगा, तभी जाके वो क्या है, एनालिटिक है। तो एनालिटिक फंक्शन एट जेड इक्वल टू ए, देन द फंक्शन इज जीरो सिंगुलैरिटी, ठीक है। पोल सिंगुलैरिटी, जीरो सिंगुलैरिटी, ठीक है। तो जीरो सिंगुलैरिटी में क्या, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं क्या होता है, ठीक है। इस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी होगा बोल रहा है जीरोस की, ठीक है। तो लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 3, 4 का क्या कर दिया हम लोग, घातांक ले लेते हैं, ठीक। तो देन द फंक्शन एफ ऑफ जेड हैज जीरोस एट जेड इक्वल टू 3। अब यहीं पे कहा गया है कि जेड इक्वल टू ए पर सिंगुलैरिटी है, नंबर ऑफ जीरोस, और यहीं पे हम लोग लेके चल रहे हैं जेड इक्वल टू 3, है ना। तो जेड इक्वल टू 3 लेके गए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करके देखते हैं कि हाँ ये सच में सिंगुलैरिटी मतलब इस घातांक पे सिंगुलैरिटी है, मतलब जेड माइनस 3 टू दी पावर 4, इस घातांक पे मतलब इस पावर पे 4 पावर पे सिंगुलैरिटी है या नहीं है, ठीक है। तो सिंगुलैरिटी देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि वी हैव न्यूमरेटर इक्वल टू 0, तो जो अंश है उसको 0 ले लेते हैं। मतलब क्या, एफ ऑफ जेड जो है उसको हम लोग 0 ले लेते हैं। अब एफ ऑफ जेड का जो वैल्यू है हम लोग 0 ले लेते हैं, तो जेड माइनस 3 टू दी पावर 4 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद ये जो वैल्यू है ये जेड माइनस 3 टू दी पावर 4 इक्वल 0 हो गया। अब इसका जो है एफ डैश जेड इक्वल टू, एफ डैश का मतलब मीनिंग क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। तो एफ डैश जेड इक्वल टू, अब 4 को हम लोग क्या होता है इसका जो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग पहले उसको देख लेते हैं।
फॉर्मूला जो होता है कि एन स्क्वायर है सपोज, ओके, एन स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होता है घातांक जो है आगे आ जाता है और n 2 - 1, तो आप लोग समझ रहे हैं ना क्या हुआ है कि घातांक आगे आ गया n 2 - 1, तो z - 3 टू दी पावर 4 है, तो 4 इसमें क्या है घातांक है, ओके, घातांक है आगे आ गया 4 × z - 3, एक माइनस कर दे 3 बचा। अब उसका क्या है कि इस पे हम लोग लेके चल रहे हैं ना कि z = 3, z = 3 पे उसका न्यूमरेटर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, हम लोग पहले से लेके चल रहे हैं, तो f'3 z = 3 रख रहे हैं, तो f'3 = 0, क्योंकि z 3 हो जाएगा, तो 3 - 3 0, ठीक है। तो अब f का हम लोग उसी प्रकार क्या करते हैं, फिर से एक बार अवकलन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या होता है 12 हो जाता है, क्योंकि घातांक फिर से आ जाएगा, तो 4 और 3 का गुणा होके 12 हो गया, z - 3 का स्क्वायर टोटल का, ठीक है। किस पॉइंट पे ले रहे हैं z = 3 पॉइंट पे, तो इसका वैल्यू फिर से 0 आ गया। अब f का फिर से एक और बार अवकलन करते हैं, तो 24 z - 3 और इम्प्लाइज दैट इसका मान फिर 0 आ गया। अब हम लोग का जो लास्ट पॉइंट है उस पर हम लोग करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग करते हैं जैसे f 4 बार डैश, मतलब 4 और अवकलन किए हैं f(z) का, तो 24 आ गया टोटल। अब आप लोग को पता होगा कि कांस्टेंट का हम लोग अवकलन करेंगे तो 0 आ जाता है सिमिलरली, तो हम लोग को उतना आगे नहीं जाना है, तो f 4 बार डैश मतलब 4 टाइम डैश, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या होता है 24 मिलता है अपने को, 24 मिलता है, मतलब इससे क्या पता चलता है कि हाँ z - 3 टू दी पावर 4, मतलब 4 के ऑर्डर पे क्या हो रहा है z = 3, ठीक, मतलब f(z) जो है जीरोस ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है, 4 एट z = 3, मतलब नंबर ऑफ जो जीरोस है उसका ऑर्डर 4 है, और z = 3 पे वो क्या है जीरोस ऑफ सिंगुलैरिटी है, ठीक है। तो जीरोस ऑफ सिंगुलैरिटी को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे आई होप। तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सिंगुलैरिटी क्या होता है। अब सिंगुलैरिटी के अंतर्गत ही हम लोग पोल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन, तो सिंगुलैरिटी होता है क्या है उसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है भाई, इसका उल्टा होता है नंबर ऑफ जीरोस का। तो यहीं पे हम लोग क्या लेके चले थे, ध्यान दीजिए एक बार, लेट f(z) बी अ फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन सॉरी, डेट z = a देन द फंक्शन इज 0 ऑफ सिंगुलैरिटी। तो यहीं पे सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन को हम लोग जब पढ़ते हैं, सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन को, तो इफ ए फंक्शन f(z) इज नॉट एनालिटिक फंक्शन एट z = 0, सॉरी a लेके चल रहे हैं, तो यहीं पे हमारे पास जो डोमेन या फिर कुछ भी होगा या फिर क्लोज काउंटर जो भी हो, तो z = a बोला है, मतलब a पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक नहीं है इसका मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएशन नहीं है, आई मीन डिफ्रेंशिएबल नहीं है, और कंटिन्यूअस भी नहीं है, डेरिवेटिव नहीं है, सीधी सी बात, ठीक है। तो इफ ए फंक्शन f(z) इज नॉट एनालिटिक फंक्शन एट z = a, देन f(z) हैज सिंगुलैरिटी एट z = a, ठीक है, तब ऐसा हो सकता है बोला, मतलब तब हम लोग की f(z) को सिंगुलैरिटी बोल सकते हैं z = a पर। और जीरोस के मामले में क्या था कि वो एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, तब जाके वो क्या होता जीरोस ऑफ सिंगुलैरिटी कहलाता, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेट f(z) = 1 डिवाइडेड बाई z - 3 लेके चलते हैं, तो एट z = 3 पर क्या हो रहा है, देन f(3) = 1 अपन, अब 3 0 हो जाएगा, तो 0 से हम लोग अगर किसी को भी क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं तो अनडिफाइन आ जाता है, अनडिफाइन आता है, उसका मतलब क्या होता है नॉट डिफाइन, दस f(z) हैज सिंगुलर एट z = 3। तो इसके टाइप्स को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आप लोग इस बात को ध्यान में रखना कि यहीं पे क्या होता है f(z) है जो होता है इसमें एनालिटिक नहीं होता है, ठीक है। तो हेयर मतलब हर डेफिनेशन में, जैसे कि ये पार्ट बोला हमने अभी बोला ना आपको कि आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड,
तो इस दोनों पार्ट पे भी वही आएगा कि जो एफ ऑफ जेड है वो क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा। तो हेयर एफ ऑफ जेड इज नॉट ए एनालिटिक एट जेड इक्वल टू ए सिंगुलर पॉइंट, बट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट ऑफ नेबरहुड ऑफ जेड इक्वल टू ए, देन द फंक्शन इज आइसोलेटेड। तो इस पे क्या बोला है कि, है ना, इस जो डेफिनेशन का मीनिंग जो है ये बोल रहा है कि ये z इक्वल टू ए है सपोज, है ना, तो अगर ये हम लोग को दिया गया है तो इस पॉइंट पे बस वो एनालिटिक नहीं होगा और वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट नेबरहुड ऑल पॉइंट ऑफ नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू ए, इसके जितने भी पॉइंट है, जो बाकी पॉइंट ये तो है ना, पॉइंट है ना, इस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो इसमें जितने भी पॉइंट होंगे उस पे ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाएगा। ठीक है, हम लोग इसको एक का एग्जाम्पल लेके एक समझते हैं, एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z-3 z-2 z-1। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड जो है एनालिटिक फंक्शन नहीं है, कहाँ कहाँ पे, 3, 2, 1, बट एफ ऑफ जेड एनालिटिक एट ऑल पॉइंट, मतलब ये जो डोमेन दिखाया गया है इस पे आप लोग ले लो, यहीं पे सपोज आप लोग ले लो, यहीं पे 3 है, यहीं पे 2 है, यहीं पे 1 है, तो ये जो तीनों पॉइंट है इस पे बस ये एनालिटिक नहीं होगा, बाकी इसके जितने भी पॉइंट बच गए हैं उस पे एनालिटिक होगा, जिसको हम लोग आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो टाइप है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, तो हेयर एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू ए। ठीक है, सिमिलर जैसे हम लोग सिंगुलरिटी के डेफिनेशन से जानते हैं, तो एंड नॉट एनालिटिक एट एवरी पॉइंट, देन द फंक्शन इज नॉन आइसोलेटेड। इसमें सीधी सी बात बोला गया कि आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड मतलब माइनस और प्लस जैसे डिफरेंस है, मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू ए बोला है, और उसके ऑल पॉइंट पे मतलब जितने नेबरहुड हैं इसके जितने भी पॉइंट है इस पे कहीं भी ये एनालिटिक नहीं होगा, इसके अंदर कोई भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा। तो एनालिटिक नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू लॉग जेड, इट हैज़ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू 0। अब आप सबको पता होगा कि लॉग 0 का मान क्या होता है। ठीक है, लॉग 0 का मान क्या होता है, 1 होता है ना, तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1 आ गया है तो यहीं पे 1 क्या है, यहीं पे देख नंबर है ना, हम लोग को एफ ऑफ जेड का वैल्यू मिल गया 1, तो ये कोई मतलब पॉइंट तो अपने को दिया नहीं है यहीं पे कि हाँ 1 पे सिंगुलरिटी होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब आइसोलेटेड जो सिंगुलरिटी हम लोग पढ़े उसका 3 टाइप्स और होता है, तो उसका 3 टाइप्स होता है, आप लोग को नाम बता दूं मैं पहले, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी, पोल सिंगुलरिटी। तो हम लोग यहीं पे पोल सिंगुलरिटी को पढ़ेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिंगुलरिटी को पढ़ा रहे हैं, बट वो जो डेफिनेशन हम लोग देखे थे उसमें तो पोल्स, जीरोस और मेरोमॉर्फिक फंक्शन था, है ना, तो बट हम लोग को ये सब जानने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी आता है किसके अंतर्गत आता है, सिंगुलरिटी के अंतर्गत आता है। मतलब क्या है, सिंगुलरिटी को आप लोग दादा ले लो, आप सिंगुलरिटी को दादा ले लिए तो क्या आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को क्या ले लो, पापा ले लो, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को क्या ले लो, चाचा ले लो। उसके बाद जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होते हैं उसको आप अपने आप को समझ लो। ठीक है, कि उसके पार्ट्स आप लोग हो, जैसे रिमूवेबल सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी, पोल सिंगुलरिटी। आप लोग 3 भाई बहन हो, ठीक है, 3 भाई बहन में जो सबसे छोटा होगा वो क्या है, वो पोल सिंगुलरिटी है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा आई होप। तो हम लोग पहले टॉपिक मतलब जो पहला वाला जो डेफिनेशन है रिमूवेबल सिंगुलरिटी को थोड़ा सा देखते हैं। तो ये होता ही है कि इफ़ एफ ऑफ जेड द फंक्शन हैज़ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू ए। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के डेफिनेशन में हम लोग ये पढ़े थे कि एक पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन अदर जितने नेबरहुड पॉइंट होंगे उस पर वो क्या होगा, एनालिटिक होगा, जिसको हम लोग आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलते थे।
तो ये भी सेम बोल रहा है कि एफ ऑफ जेड द फंक्शन हैज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू ए एंड लिमिट एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए इज फाइनाइट वैल्यू। तो जेड जेड टेंस टू जीरो, ठीक है। देन द फंक्शन एफ ऑफ जेड हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक है, तब होगा रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब क्या क्या आना चाहिए हमारा, हम लोग जब लिमिट डालेंगे जेड इक्वल टू जीरो तो ये फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए, सीधी सी बात। तो अब अपने पास क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपन जेड। इससे हम लोग को सहूलियत क्या मिलेगी कि जब हम लोग लिमिट लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला, मतलब ये खुद ही अपने आप में एक फॉर्मूला है कि लिमिट जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो लिमिट जेड टेंस टू जीरो साइन जेड अपन जेड इक्वल टू वन होता है, मतलब साइन जेड अपन जेड का वैल्यू ही वन होता है, ठीक है। अब हम लोग जो सेकेंड टॉपिक है उस पर थोड़ा बात करते हैं, इजेंशियल सिंगुलैरिटी। इजेंशियल सिंगुलैरिटी का जो सही मीनिंग होता है, इफ़ एफ ऑफ जेड द फंक्शन हैज़ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट जेड इक्वल टू ए एंड लिमिट एफ ऑफ जेड टेंस टू जीरो, मतलब जेड टेंस टू जीरो इक्वल टू ए इनफाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। पहला वाला जो था वो फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए, इसमें इनफाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग को एग्जांपल लेके चलना होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग को पता कैसे चलेगा कि डेफिनेशन अगर हम लोग भूल गए तो ये पता कैसे चलेगा कि हम लोग फाइनाइट वैल्यू प्रूव करना है कि इनफाइनाइट वैल्यू प्रूव करना है। तो आप लोग को ये टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है ऑलरेडी सेट करके आते हैं कि जैसे आपको पूछेगा कि इजेंशियल सिंगुलरिटी है तो आप जैसे लिमिट लगाएंगे तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट आना पहले से ही कंफर्म है, ठीक है। और उसमें अगर क्या आपको रिमूवेबल पूछता है तो आप लोग को मतलब ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि उसका वैल्यू डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 जो भी आएगा वो डिफाइन रहेगा, ठीक है। तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से सेट हो गया आएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर वन अपन जेड लेते हैं। तो जेड का हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करने से क्या होगा कि ई टू दी पावर वन अपन जेड होगा, ई टू दी पावर वन अपन जेड होगा। तो अब वन अपन जीरो, मतलब जीरो से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइन आएगा, इन्फिनाइट आएगा। तो ई टू दी पावर इन्फिनाइट का वैल्यू इन्फिनाइट होता है। अब यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं कि ई टू दी पावर इन्फिनाइट का वैल्यू इन्फिनाइट होता है, ठीक है, इन्फिनाइट होता है। बट ई टू दी पावर जीरो का वैल्यू वन होता है। और एक बात, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू भी वन होता है, ठीक है। इतना समझ गए। अब तो हम लोग को इन्फिनाइट मिल गया। अब हम लोग का जो डेफिनेशन था उसमें क्या आना, इन्फिनाइट वैल्यू आना था, जिसको हम लोग सेटिस्फाई कर चुके हैं। तो हैंस द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इजेंशियल सिंगुलैरिटी। अब हम लोग का जो थर्ड फंक्शन आता है जो कि हम लोग को पढ़ना था एक्चुअल में, पोल सिंगुलैरिटी, ठीक है। अब ये तो नहीं कि आप लोग को जीरोस ऑफ सिंगुलैरिटी बता देता और सीधे पोल्स ऑफ सिंगुलैरिटी में कूद जाता मैं। तो अगर सीधे इस पर कूद जाता तो आप लोग को क्या है, पता नहीं चलता कि ये पोल्स ऑफ सिंगुलैरिटी आया क्या। अब पोल्स ऑफ सिंगुलैरिटी है तो एक्चुअल में सिंगुलैरिटी क्या होता है। अब सिंगुलैरिटी होता है, आप उस पर डीपली थोड़ा स्टडी करते तो आप लोग को आइसोलेटेड के बारे में पता चलता, नॉन आइसोलेटेड के बारे में पता चलता, और अदर जो आपको भी पढ़ा है उसके बारे में पता चलता। तो आप लोग को थोड़ा डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब डाउट रहना ही नहीं चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो पोल्स ऑफ सिंगुलैरिटी को इसमें थोड़ा स्टडी करते हैं। तो इफ़ एफ ऑफ जेड द फंक्शन इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट जेड इक्वल टू ए। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि क्या होता है करके। तो जेड इक्वल टू ए पर क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी वो तो पोल्स ऑफ सिंगुलैरिटी कब कहलाएगा उसको बताया गया है कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू फाइव ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए पूरे का स्क्वायर एन, ठीक है, जेड माइनस ए टू दी पावर एन। देन द फंक्शन एफ ऑफ जेड हैज ए पोल्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। इस पे जो एफ ऑफ जेड का ऑर्डर है वो जिस पे जो मतलब पोल्स का ऑर्डर है वो क्या है, एन है। बैन जब सॉरी यहीं पे ये जो फाइव ऑफ जेड होगा, ओके, जीरो ऑफ जेड लिखा गया है। तो फाइव ऑफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू ए।
ऑल्सो बुलाएगा, मतलब फाइव ऑफ ए, अगर हम लोग एनालिटिक किस पे ले रहे हैं, जेड पे ले रहे हैं, जेड इक्वल टू ए पे, ठीक है, क्योंकि जेड माइनस ए है, ठीक है। तो फाइव ऑफ ए इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, इसका जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, देखते हैं एक एग्जांपल लेके। तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z-2 टू दी पावर 3, z-3 टू दी पावर 4, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहीं पे हम लोग इसको बनाना है टू पार्ट्स में, फाइव ऑफ जेड में बनाना है और जेड माइनस ए में बनाना है। तो जेड माइनस ए में हम लोग किसी को भी ले सकते हैं, z-3 को भी ले या फिर z-2 को भी ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं z-3 को लेके चल रहा हूँ। 1/z-3 टू दी पावर 4 पूरे का डिवाइडेड बाई, ओके, पूरे का डिवाइडेड बाई क्या होगा, z-2 दी पावर 3। तो हेयर फाइव ऑफ जेड इक्वल टू 1/z-3 ले लेते हैं, ठीक है। 1/z-3 टू दी पावर 4 है, मैंने लिखना यहीं पे भी भूल गया, तो आप लोग उतना को माइंड मत कीजिए, है ना। तो 1/z-3 इम्प्लाइज दैट फाइव ऑफ 2। अब यहीं पे क्या दिक्कत आ गई, जेड माइनस ए, तो जेड इक्वल टू ए पे ले रहे थे, यहीं पे क्या लेंगे, जेड इक्वल टू 2 पे लेंगे। तो यहीं पे जेड का वैल्यू क्या रख दिए, 2 रख दिए। कहाँ से रखेंगे, यहीं से रखेंगे, ठीक है। तो फाइव ऑफ जेड इक्वल टू 1/z-3 इम्प्लाइज दैट फाइव ऑफ 2 इक्वल टू 1/2-3 टू दी पावर 4, अब इक्वल टू 1/1 टू दी पावर 4। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कुल मिला के 1 आ जाएगा, जो कि इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, नॉट इक्वल टू जीरो आके। तो एट जेड इक्वल टू 2 पोल्स एंड ऑर्डर ऑफ पोल्स इक्वल टू क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे पोल्स का ऑर्डर कितना है, 3 है, और पोल जो किस पॉइंट पे पोल्स ऑफ सिंगुलरिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, जेड इक्वल टू 2 पे। तो उसी को हम लोग लिखे हैं, हैंस द गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड हैज़ एट जेड इक्वल टू 2 पोल्स एंड ऑर्डर पोल्स 3। जो पोल्स का ऑर्डर है 3 है, और किस पॉइंट पे हो रहा है, जेड इक्वल टू 2 पॉइंट पे वो पोल्स ऑफ सिंगुलरिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग को कि ये जो वीडियो मैंने बनाई इसको आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज का जो टॉपिक था वो डेफिनेशन पे ही मतलब बहुत लंबा बन गया है। तो आगे हम लोग कभी और सोचेंगे, मतलब बनाएंगे कि जो एक्चुअल जो थ्योरम होता है वो एक्चुअली तो हाईली क्लासेस के लिए रहता है, आप लोग के लिए कोई अभी यूज़फुल नहीं है। तो आप लोग फ़िलहाल ये सब पढ़ लीजिए कि नंबर ऑफ़ जीरोस, नंबर ऑफ़ पोल्स क्या होता है। ये 12th से बीएससी फाइनल ईयर तक के मैम बहुत सारे जो सिलेबस हैं इस पे ये टॉपिक कवर करता है। तो आज के लिए इतना ही।